स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम चैप्टर 7 और चैप्टर 8 दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग सेकंड पेपर की बात करेंगे फिजिक्स में। हालांकि थोड़ी हार्ड है, थोड़ा वक्त भी टाइम टेकिंग है, मगर आप समझ लीजिएगा बेहतर, क्योंकि यहाँ पे मैं बिल्कुल क्वेश्चन आंसर न्यूमेरिक के सहित बताता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन हमारे पास है, एक श्रेणी अनुनादी परिपथ एलसीआर परिपथ में सी से 4C परिवर्तित की जाती है। आवृत्ति प्रेरकत्व से कितनी परिवर्तित होगी? तो जब C से 4C वाली होती है तो L का मान भी 1/4 हो जाएगा, अर्थात L/4 बन जाएगा। प्रेरकत्व का मान क्या हो जाएगा? L/4 बन जाएगा। LCR परिपथ में प्रेरकत्व का मान L/4 बनेगा। ठीक है, अगला है, अगर ये 4 गुना होता है तो 4 बटे होती है। ठीक है, दोलन करने वाले LC परिपथ की आवृत्ति F बराबर 1/2π√LC होता है। जैसे यहाँ पे इसका मतलब याद रखिएगा 1/2π√LC होता है। ठीक है, यहाँ पे जब आप F की बात करेंगे, आवृत्ति की बात हो रही थी। ठीक है, तो आवृत्ति में L बराबर होता है, F बराबर 1/2π√LC होता है। ये 4C हो जाएगा तो वो वाला भी 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 1/4 बन जाएगा। दोलन करने वाले LC परिपथ की आवृत्ति, बस यही फार्मूला रहेगा, 1/2π√LC हो जाएगा। 1/2π ये वाला रहा। ठीक है, √LC ये वाला मान हो जाएगा इसका। नहीं, ये नहीं, ये अलग दिया गया है, ये ऊपर रहा। ठीक है, ऊपर है तो ये नहीं होगा, ऊपर वाला नहीं होता है। क्या होगा? 1/2π√LC होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, किसी LCR परिपथ के लिए श्रेणी अनुनादी की स्थिति में धारा पर और लगाई गई वोल्टता के बीच कलांतर क्या होगा? LCR परिपथ में कलांतर कितना होता है? LCR परिपथ में कलांतर हमेशा शून्य होता है। धारा और वोल्टता के बीच बराबर कलांतर कितना होता है? 10/10 जीरोस कितना बनेगा? 10 जीरोस बनता है, और इस अवस्था में यह मान शून्य होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास बनेगा, क्या किसी धारितीय परिपथ में धारा और विभवांतर के बीच कलांतर हमेशा अग्रगामी होता है? धारा और विभवांतर के बीच, दोनों विभवांतर जो होता है वो धारा जो होती है विभवांतर के अग्रगामी होती है। और अनुनादी स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में जब बात की जाए तो इनका मान शून्य, क्योंकि इसमें XL बराबर XC होता है। ठीक है, अनुनाद की स्थिति में धारा क्या होता है? वोल्टता के बीच कलांतर हमेशा 0 होता है। यदि L तथा R क्रमशः विप्रेरक और प्रतिरोध है तो L/R की विमा बतानी है। L/R, ये भी प्रेरकत्व तो L होता है। ठीक है, और ये हमारा प्रतिरोध R होता है। आप इससे मात्रा निकाल सकते हैं, देखो निकल आएगा। L प्रेरकत्व होता है, प्रेरकत्व L हेनरी। L बराबर क्या होता है? -E∆T/∆I होता है। R का मान क्या होता है? R बराबर B/I होता है। I से I आप हटा लीजिए, B से B हटा लीजिएगा, केवल T बचा, क्योंकि E फॉर वोल्ट विद्युत वाहक बल होता है, B का मान भी वोल्ट होता है। ठीक है, हमने डायरेक्ट किया हुआ है। ठीक है, T फॉर सेकेंड बचा, हमारे पास क्या बनेगा? MLT अकेला बचेगा, M0 L0 T। ठीक है, वोल्ट मीटर द्वारा मापे गए प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का विभव 200 वोल्ट प्राप्त होता है, तो वर्ग माध्य मूल यानी V0 हमारे VRMS होता है। कितना होता है हमारे पास? VRMS है, VRMS नहीं सॉरी, VRMS आपको बताना है, सूत्र होता है V0/√2 होता है। ठीक है, V0 है 200√2 हो गया। अब आप इसको हल परिमीकरण करा दीजिएगा, √2 से गुणा करा दीजिएगा, तो 200√2/2 काट दो, 100 आएगा। ठीक है, अधिकतम ये V0 होता है, वाला शिखर मान होता है V0, और V0/√2 VRMS होता है। ठीक है, प्रतिरोध R प्रेरकत्व LC श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। आवृत्ति N, अनुनादी आवृत्ति NR की स्थिति में विभव से पश्चिगामी होगा तो N ज़्यादा होगा NR की तुलना में। N का मान जो होता है वो ज़्यादा होगा NR की तुलना में। अगर अग्रगामी होता तो NR का मान ज़्यादा होता है N की तुलना में। ठीक है, किसी LCR परिपथ में VL, VC, VR, V0 प्रेरकत्व होते हैं तो AC का वोल्ट पाठ्यांक होगा। V0 बराबर सूत्र होता है V0² बराबर √VL - VC का होल स्क्वायर, सॉरी VR पहले करना, या प्लस कर दो कोई बात नहीं, VR²। तो ये वाला फार्मूला हमारा सही है। ये कौन सा वाला है? V बराबर, ये वाला है V बराबर √VR² प्लस VL - VC का। इसका एक डेरिवेशन है हमारी प्ले लिस्ट में, आप जाके वहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, √LC का मात्रक है। तो LC अभी तो आपने निकाला है, L और C का मात्रक आप बता दीजिएगा। C बराबर क्या होता है? देखिए जरा, LC का मात्रक पूछा है, √LC। अब बताइए आप, प्रेरकत्व L बराबर हेनरी होता है। मान क्या LC का होता है? पहले LC अलग कर लीजिएगा। L का होता है E∆T/∆I होता है। C बराबर क्या होता है? जो Q बराबर CB होता है, Q बराबर CB होता है, C बराबर Q/B होता है, Q/B होता है। अब आप बताइए, E से B कट गया, डायरेक्ट लगा रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है ये। ई से बी क्यों काटा करते हैं? ए भी बोल्ट होता है, ए भी बोल्ट होता है। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा है? क्यू बराबर होता है AT,
ए टी क्यू बराबर ए टी हो गया और टी ऑलरेडी है, और अपान में आई का मान ए हो गया, ए भी कट गया, टी स्क्वायर आंसर आएगा। टी स्क्वायर का मतलब सेकेंड स्क्वायर बनेगा, क्या ऐसा कोई हमारा मात्रक है? और रूट लगा दो, सेकेंड स्क्वायर हो गया, रूट लगा दो, केवल टी बनेगा, सेकेंड आएगा। ठीक है, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारित्र हो तो परिपथ में शक्ति कैसी होगी? जो केवल धारिता है, धारणशीलता है, तो हमेशा धनात्मक होगा। पी का मान कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना है, सॉरी धनात्मक नहीं होगा, क्योंकि प्रतिरोध तो है ही नहीं, तो पी का मान कितना? जीरो हो जाएगा, ये नहीं बनेगा। ठीक है, जीरो बनेगा। किसी शुद्ध प्रतिरोध प्रत्यावर्ती विभव में विभव और धारा में कलांतर होता है, तो विभव और धारा के बीच कलांतर याद रखिएगा। शुद्ध वोल्टेज की बात हो तब भी जीरो होगा, और अगर प्रेरण प्रतिघात धारिता प्रतिघात बराबर है तब भी जीरो होगा। ठीक है, ऐसी अवस्था में दोनों के मान जीरो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति गुणांक का अधिकतम होता है। जब शक्ति गुणांक अधिकतम होगा तो ऐसी अवस्था में केवल प्रतिरोध होगा। अगर आप प्रतिबाधा लगा देंगे तब भी कम हो जाएगा, प्रेरकत्व लगा देंगे तब भी कम हो जाएगा, केवल प्रतिरोध होता है तो शक्ति गुणांक ज्यादा होता है, आर स्क्वायर। ठीक है, एक एलसीआर परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा जाए तो अनुनाद की स्थिति की बात हो रही है। कलांतर हमेशा कितना होना चाहिए? जीरो होता है, लेकिन जब एलसीआर परिपथ अनुनाद की स्थिति धारिता प्रतिघात और प्रेरण के प्रतिघात अगर बराबर होगा तो जीरो होगा, और अगर ये दोनों कलांतर, इनमें अगर कलांतर पूछा जाए एलसीआर डायरेक्ट तो 5 होगा। ठीक है, अगला होगा एलसीआर क्रमशः प्रेरक धारिता प्रतिरोध व्यक्त करते हैं। सूत्रों में किसका विमीय सूत्र आवृत्ति का नहीं है? आवृत्ति एलसीआर परिपथ में क्या होता है? आवृत्ति एफ बराबर 1/2 पाई रूट एलसी क्या होता है? आवृत्ति एफ बराबर होता है 1/2 पाई रूट एलसी होता है। अब इन्होंने कहा इनमें से कौन सा सूत्र नहीं, तो क्या एलसी हमेशा पास होता है? एल/सी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध, 6 ओम प्रतिघात है, प्रतिबाधा जेड बतानी है। प्रतिरोध 8 ओम है, प्रतिघात 6 ओम है, प्रतिबाधा जेड बतानी है। ठीक है, तो प्रतिघात प्रेरण प्रतिघात एक्सएल दिया है, 8 × 64 हो जाएगा, 6 × 36 हो जाएगा, बनेगा 100 रूट में क्या बनेगा? 10 ओम बनेगा। इसका फार्मूला होगा जेड बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, प्रतिघात एक्सएल होता है, ये आर होता है। ठीक है, जेड बताना था। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा वोल्टेज के सभी गण आई बराबर 2 sin ओमेगा टी, वी बराबर 5 cos ओमेगा टी, शक्ति गुणांक cos 5 बताना है। आई बराबर I0 शक्ति गुणांक हमारे पास पी शक्ति 6 पी बराबर होता है, क्या होता है? I0 गुणे V0 cos 5 होता है। ठीक है, तो 2 और 5, 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10 बनेगा, और cos ओमेगा टी हमारे पास कितना होता है? 1/2 होता है, तो यहाँ पे cos 5 का मान 1/2 बनता है परिपथ के लिए, तो 2 × 5 × 1/2, 2 कट गया, 5 आ जाएगा वाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, समय टी बीमा नहीं होता है, तो टी किसकी बीमा नहीं होता है? एल/टी। अभी तुमने एलसी का रूट एलसी का बीमा निकाला हुआ है, R/C का बीमा नहीं होगा। ठीक है, निकाले भी देख सकते हैं, हालांकि इतना लेंथी है, टाइम ज़्यादा ले जाएगा, तो ध्यान रखना R/C बटे इस वाले का बीमा नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखो बटे वाला मान नहीं था। ठीक है, प्रत्यावर्ती परिपथ में R 100 ओम है, एक्सएल इतना है, एक्सी इतना है, आरोपित विद्युत वाहक बल और धारा में कलांतर फाई बताना है। धारा में कलांतर फाई का मान बताना है, एक्सएल माइनस एक्सी बटे आर, 300 माइनस 200 कितना बचा? 100, आर का मान 101 हो गया, 190 डिग्री का मान होता है। हाँ नहीं बनेगा, और विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा में कलांतर बताना है। ठीक है, विद्युत वाहक बल 60/R, विद्युत वाहक बल और धारा में कलांतर 10 फाई बताना है। तो इसमें आर जेड निकाल दीजिएगा, 10 फाई निकाल दो तो R/Z होता है, V/Z कर दीजिएगा, तो आर कितना 100 हो गया, जेड कितना निकला है हमारे पास 45, इसका 45 डिग्री आंसर आएगा। कितना? 45 डिग्री इसका कर दीजिएगा। ठीक है, कलांतर 300-200 वाले में 45 डिग्री 1/2 होता है। यदि एल और आर क्रमशः एक्सएल कितना 900, ये 3 90,000 हो गया, कितना बनेगा 90,000, ये 40,000 50,000 बचेगा, 50,000 और वो कितना होगा 10,000 बनेगा, 50 10 कितना 60,000 बनेगा, यानी हाँ ठीक 45 बनेगा। ठीक है, यदि एल तथा आर क्रमशः प्रेरक तो प्रतिरोध है, तो L/R का बीमा बताना है। अभी तुमने निकाला L/R निकालिएगा, एल का प्रेरकत्व तो प्रेरकत्व का मतलब एल बराबर होता है E∆T/∆I होता है माइनस का। ठीक है, तो निकालिए इसका मान वोल्ट, ΔT सेकेंड हो गया,
डेल्टा आई एम्पियर हो गया। फिर क्या इनका बटे में आर बताना, आर बराबर क्या होता है, बी अपान आई होता है, वोल्ट बटे एम्पियर हो गया। एम्पियर एम्पियर कट गया, वोल्ट वोल्ट कट गया, सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति 6 होती है, औसत शक्ति का मान 1/2 LI स्क्वायर, औसत शक्ति का मान 1/2 LI स्क्वायर होता है। एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 100 ओम, एक्सएल 200 ओम, एक्सी 200, ये दोनों का मान जब बराबर होता है तो इसका मान हमेशा शून्य होता है। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, प्रेरण प्रतिघात का मान अगर धारती प्रतिघात के बराबर है तो मान हमेशा शून्य होता है। 10 ओम प्रतिरोध और 10 हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली में 50, बिल्कुल बात है, नहीं प्रतिरोध दिया है, ठीक सही है। 10 और हेनरी प्रतिरोध, 50 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, संचित ऊर्जा यू बताना है, ठीक है। तो LI स्क्वायर होता है, LI स्क्वायर बनेगा। अब आप इसमें मान निकालिएगा, जेड का मान कितना बनेगा, 100 100 200 यानी कितना, 10√2 बनेगा, 50 ये यानी कितना, इसका 125 आंसर आ जाएगा, 10√2 50 LI स्क्वायर, ठीक है, हाफ LI स्क्वायर। अच्छा, अब क्या दिया गया है, कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट प्रत्यावर्ती आरोपित करने पर 80 MA की धारा प्रवाहित होती है, कुंडली प्रेरण प्रतिघात बताना है। 40 वोल्ट प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, 80 एम्पियर की धारा बह रही है, ये एक्सएल बताना है, तो V अपान आई बन जाएगा। देखो उससे मान आ रहा है कि नहीं, वोल्ट V दिया गया है, I दिया गया है, R बराबर V अपान आई। V कितना है 40, I कितना है 80 पावर -3, 1/2 1000 बटे 2 500। हाँ वेरी गुड, सही, बहुत सुंदर। आर बराबर एक्सएल, ये देखो प्रेरण प्रतिघात को बोलते हैं एक्सएल, इसका सूत्र होगा V अपान आई, V अपान आई निकाल लेना, मिली है -3 कर देना। 200 ओम प्रतिरोध और 1 हेनरी प्रेरकत्व संयोजक प्रत्यावर्ती V बराबर V0 sin ओमेगा टी है, V और I के बीच कालांतर होगा, तो क्या होगा 10 बराबर ये क्या होगा V अपान आर, V अपान आर बनेगा। V हमारे पास कितना है, V0 10√2 है, कालांतर निकालिएगा इसका, इसका मान 45 डिग्री, इसका भी बनेगा 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, V0 से निकाल सकते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा में धारा I बराबर इतना हो गया, परिपथ प्रत्याय E बराबर इतना हो गया, तो परिपथ शक्ति व्यय होगी, तो शक्ति P बराबर डायरेक्ट याद करना कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा और शक्ति का मान, शक्तिमान कितना 0 हो जाएगा, धारा कालांतर के बीच 0 हो जाएगा, ठीक है, P बराबर 0। ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब इसके बाद हम चैप्टर 8 इसी के टॉपिक के माध्यम से पढ़ेंगे। थोड़े से क्वेश्चन आए, हालांकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर 8 हमारा किसका है, इसमें क्वेश्चन हमारा वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम सबसे अच्छा क्वेश्चन है, हमारी प्ले लिस्ट पर पड़ा हुआ है, आप उसको एक बार देख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग चैप्टर, लास्ट हमारा टॉपिक है, हालांकि अगर आप बुक से बात करेंगे तो चैप्टर 13 है, वैसे हमारा चैप्टर 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या है, हमारा वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। अच्छा, यहाँ पे कुछ रेज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या होती हैं, गामा किरणें, यक्स किरणें, परावैंगनी किरणें। कोई कहे वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की सीरीज बताइए, तो इसकी सीरीज होती है गामा किरणें, यक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, अवरक्त दृश्य प्रकाश, अवरक्त विकिरण, लघु रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे, ठीक है। ये इसकी जो है सीरीज जो होती है एक। और यहाँ पे अब हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं, अब यहाँ से हम लोग थोड़ा बात करेंगे कि कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो मुझे आप ऐसे बता दीजिए, मैंने आपको बताया हुआ है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 होती है गामा किरणें, गामा किरणें होती हैं। दूसरा नंबर होती है यक्स किरणें होती हैं, यक्स किरणें। तीसरी होती है परावैंगनी, परावैंगनी विकिरण होती है। चौथा होता है दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश। पांचवा होता है अवरक्त विकिरण, अवरक्त विकिरण। आप लोग हमारी प्लेलिस्ट पे जाके ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत सरल भाषा में मैंने बना रखा है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। पांचवा होता है लघु रेडियो तरंगे, लघु रेडियो तरंगे, इनको हार्टेजियन तरंगे बोलते हैं। और छठा होता है दीर्घ रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे होती है। इतनी सीरीज होती है इसकी, ठीक है। इन्होंने कहा कौन विद्युत चुंबकीय, तो अवरक्त है, यक्स है, गामा है, लेकिन बीटी किरणें नहीं होती हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 5 है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बताना है। अगर वैद्युत क्षेत्र का आयाम 5 दिया गया है तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बताना है। E0 दिया है, B0 दिया है, ठीक है। सूत्र हमारे पास एक होता है, इसका मेन सूत्र होता है E0 बराबर B0 गुणे C होता है। अब इससे आप मान बता सकते हैं। E0 होता है वैद्युत क्षेत्र का आयाम और B0 चुंबकीय क्षेत्र पूछा है, तो E0 कितना है 5 है, बताइए मुझे, बराबर B0 C का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। भाग दे दीजिएगा तो B0 बराबर 5/3 × 10⁸, 3 से काटो, 3 × 3
तिछाक 18, तिछाक 18, 1.67 प्लस की पावर ऊपर जाएगी माइनस पावर हो जाएगी। ठीक है, याद रखो मेन फार्मूला यही होता है। B0 पूछे तो E0 अपान सी, और E0 बराबर B0 गुणे सी होता है। ठीक है, इसीलिए मान E0 होता है वैद्युत क्षेत्र, E इलेक्ट्रिक होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है, B0 चुंबकीय क्षेत्र होता है। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग होती, सबसे अधिक आवृत्ति शुरुआत में पहली रेज कौन सी होती, गामा किरण। सबसे अधिक आवृत्ति, सबसे कम तरंग दैर्घ्य। सीरीज क्या चलता है, जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी तरंग दैर्घ्य कम होगी, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी आवृत्ति कम होगी। आवृत्ति मानी कितनी तेजी से आदि चमक। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य जिसकी कम होगी उसी की तो चमक ज्यादा होगी। आप लोग टॉर्च लाइए, अधिक फोकस वाली टॉर्च लेंगे तो उसकी तरंग दैर्घ्य तो बहुत होगी, लेकिन चारों तरफ फैलेगा नहीं प्रकाश। ठीक है, तो क्या होगा, इन्होंने बताया आवृत्ति सबसे अधिक किसकी है, तो किसकी, गामा रेज की है, गामा रेज की होगी। यदि ई वेक्टर और वी वेक्टर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है, संचरण की दिशा किसके अनुदिश होगी, तो चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा हमेशा EV0 होती है। क्या होती है, ई वेक्टर इंटू वी वेक्टर होता है। वैद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का परास होता है। रेडियो आवृत्ति का परास कितना हो जाएगा, आवृत्ति के रूप में परास बोला हुआ है। ठीक है, तो इसका मान याद रख लीजिएगा, 3 × 10⁶ से 3 × 10⁻10 साइकिल पर सेकेंड होता है। ठीक है, C अपान लेमडा होता है। न्यू बराबर क्या होता है, न्यू बराबर होता है C अपान लेमडा। इससे लगा हुआ है हम लोग तरंग दैर्घ्य के मान, वहाँ पे जो स्पेक्ट्रम है उसे लेमडा में दर्शाए हुए हैं। याद कर लेना 6 से 10 के बीच है, ऐसे याद करोगे। देखो सबसे अधिक विद्युत स्पेक्ट्रम रेडियो आवृत्ति के पास 6 से 10 के बीच होता है। ठीक है, ऐसे याद रखना। आवृत्ति में अगर बात की जाए तो 6 से 10। न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। सबसे कम आवृत्ति किसकी होगी, तो जब सबसे अधिक होगी गामा की, तो सबसे कम किसकी होगी, दीर्घ की, दीर्घ रेडियो तरंगे। न्यूनतम आवृत्ति कौन है, माइक्रो तरंगे, इनको बोलते हैं सूक्ष्म तरंगे बोलते हैं, दीर्घ रेडियो तरंगे बोलते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के कलांतर होते 5/2 होते हैं। कलांतर कितने, 90 डिग्री होता है, 5/2 होता है। E बराबर 100 cos इतना हो गया ω t। ठीक, और क्या होता है, इसको KT प्लस ω/x होता है। चुंबकीय संचरण का अपवर्तनांक यन बताना है। यन कितना इसका हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यन का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला है, किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र फिर B0 दिया है, आवृत्ति इतनी दी गई है, वैद्युत क्षेत्र E0 बताना है आपको। E0 बराबर B0, E0 बराबर B0 गुणे C होता है, 3 × 10⁻−10, 3 × 10⁸ हमें उससे मतलब नहीं होता है। 3 × 9 हो गया, 10⁻2 प्लस माइनस का 2 होगा। कितना आंसर आएगा, 9 × 10। यहाँ पे ये खाली आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए आवृत्ति दे रखा है, हालांकि इसका कोई इमेज नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1/μ0ε0। इसका डेरिवेशन हम ऊपर कर भी चुके हैं, अगर आप करना चाहें फिर भी कर सकते हैं। मात्रक क्या बनेगा, देखो μ0 का मान होता है 4π पावर -7 होता है। ε0 का होता है, ε0 का मान कितना होता है, इसका मान जब आप निकालते हैं 1/4π ε0 9 × 10⁹ होता है मान। ठीक है, तो ε0 बराबर होता है 1/9 × 10⁹ × 4π। यहाँ से आप इसका मान बैक कर सकते हैं, तो क्या होगा, 1/4π × 9 × 10⁹ होता है। ये कट जाएगा, क्या होगा, 1/9 × 10⁻16 होगा 1/, में ये कितना ऊपर इसको जाने दो, तो 9 × 10⁻16 क्या है, चाल है, मीटर पर सेकेंड होता है। क्या इसका मात्रक बनेगा, मीटर प्रति सेकेंड बनेगा। μ0 क्या पूछा है, मात्रक पूछ रखा है। अरे इसको ऐसे नहीं लगा भाई, मात्रक 1/μ0 ε0। मात्रक डायरेक्ट बताइए। μ0 क्या क्या होता है हमारा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। और ε0 का क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन मीटर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर होता है। कितना होता है, न्यूटन मीटर। आप ऐसे काट दीजिए, न्यूटन से न्यूटन कट गया। अच्छा, हमारे पास ये वाला मान किस में जाएगा, कूलाम का क्या होता है, कूलाम का मान होता है एम्पियर गुणे सेकेंड होता है। तो एम्पियर से स्क्वायर कट गया, एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर मीटर बना, ऊपर सेकेंड बना हुआ है, अर्थात कितना बनेगा, सेकेंड। एम्पियर मीटर ऊपर चला जाएगा, तो एम्पियर मीटर पर सेकेंड, अर्थात इसका मात्रक कौन सा वाला जाएगा, यहाँ पे उस लेवल में नहीं दिया है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसको लगा दीजिएगा। ठीक है, निर्वात में संचरित होने वाली वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत
कूलम स्क्वायर, ये भी एम्पियर स्क्वायर बनेगा, ठीक है। एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर स्क्वायर कट गया तो क्या बनेगा, सेकेंड स्क्वायर होगा और प्रति मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मीटर, मीटर खाली बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर प्रति मीटर सेकेंड, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, वही वाला सही है, ठीक है। अगला निर्वात में संचित तो विद्युत चुंबकीय ई बराबर ई जीरो है, बी बराबर इतना है, तब क्या प्रदर्शित होगा, तो ई जीरो क्या बनता है, ई के बराबर बी ओमेगा, ई के बराबर ई जीरो के बराबर बी ओमेगा प्रदर्शित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किरणें, यक्स किरणें, रेडियो तरंगों के निर्वात में गतिशीलता क्या होगी, तो गतिशीलता का मान हमेशा किस पर निर्भर करता है, इसको देखिएगा जरा, इसकी चाल और आवृत्तियाँ दोनों समान होनी चाहिए, चाल और आवृत्तियाँ दोनों समान होगी तभी गतिशील होगा। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत और समान कला में होते हैं, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत, इसलिए π/2 लिखा था 90 डिग्री, ठीक है, और समान कला में होते हैं। सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय, शुरुआत वाली यक्स किरणें नहीं है, गामा किरणें नहीं, अवरक्त, सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य विद्युत चुंबकीय तरंगें है, इसका आंसर ये वाला यक्स वाला लगाइएगा, अवरक्त नहीं होता है, सबसे बड़ी नहीं, सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य की बात की रही है, तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती, परावैंगनी नहीं होगी, एक्स माइनस की चलती नहीं होगी, और अवरक्त विकिरण इससे पावरफुल है, ये होंगे इसके रेडियो तरंगें करिएगा, अवरक्त भी नहीं होंगी, तरंग दैर्घ्य रेडियो तरंगों की होगी, ठीक है। इसका सीरीज चलता है, -13 रहता है, वहाँ पे प्लस का हो जाता है, चाहे तो नीचे वाले मान ज़्यादा होते हैं तरंग दैर्घ्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट और चुंबकशीलता म्यू नॉट के मध्य तरंग वेग का समीकरण, तो म्यू बनापान क्या होता है, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वाला, अभी आपने लिखा था, ठीक है। अगला, किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम इतना है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बताना है, आपको V0 बताना है, तो E0/C, V0 बराबर E0/C 5/3 गुणे 10⁸ 1.66 पावर -8, इस बार लगा चुके हैं आप एक बार। विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं कहाँ, स्थिर त्वरित आवेश द्वारा, किसके द्वारा, त्वरण के द्वारा उत्पन्न होंगी, त्वरित आवेश द्वारा, त्वरण द्वारा ही तरंगें हमेशा उत्पन्न होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्थिर में नहीं होता है। जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तन होता है, जब तरंग माध्यम में प्रवेश करती है तरंग की आवृत्ति बदलती है, माध्यम में हमेशा आवृत्ति, आप बताइए, तेज वायु में टॉर्च बहुत तेज प्रकाश जाएगा, आप पानी में डाल दी क्या होगा, प्रकाश कम होगा, प्रकाश बने बहुत धीरे धीरे पहुंचेगा, आवृत्ति कम हो जाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव आप खूब समझ सकते हैं, अवरक्त विकिरण की वजह से होता है, ग्रीन हाउस एक्स गामा से नहीं होता है, अवरक्त विकिरण से होता है, ये मेन पॉइंट है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य, ग्लोबल वार्मिंग, CO2 गैस और अवरक्त विकिरण। विस्थापन धारा उत्पन्न होती है, तो परावर्ती वैद्युत क्षेत्र में विस्थापन धारा उत्पन्न होती है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर -1/2, तो 3 गुणे 10⁸ तो बनता ही है, -1/2 इसका कर लीजिएगा, 3 गुणे 10⁸ होता है, पावर है -1/2, माइनस हटा लो तो कितना बनेगा, हमारे पास रूट बनेगा 1/2, यानी इसका यही वाला 3 गुणे 10⁸ का कर दीजिए, मीटर पर सेकेंड बनेगा। अगला है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, तो 1/3 गुणे 10⁸ होता है, घात 2, 1/3 गुणे 10⁸ का 2 बनेगा, ठीक है, सेम है कंडीशन। अगला क्या मेरे पास है, सेंटीमीटर था इसलिए 10 बनाया, वैसे मीटर इतना ही होता है, ठीक है। अगला है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ तरंगें, ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, सीधे कहा जाए अनुप्रस्थ तरंगें होती है, ठीक है, ये रट लो इसको, वैद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, ध्वनि तरंगें। एक विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम E0 दिया है, चुंबकीय क्षेत्र V0 बताना है, तो बस लगा दो 6/3 गुणे 10⁸, 3 दूनी 6, 2 गुणे 10⁻8 हो जाएगा। यदि बाई गामा रेज होती है, यक्ष किरणों सूक्ष्म तरंग को निर्वात में तरंग λ1 λ2 λ3 है तीनों के मान, तो क्या होगा, तो लैम्डा सबसे ज़्यादा, किसकी बात, तरंग दैर्घ्य की बात हो रही है, सबसे कम गामा होगी, उससे ज़्यादा हमारी एक्स होगी, उससे ज़्यादा सूक्ष्म तरंग है, ये सीरीज रहेगी, ठीक है। कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंगें ऊष्मीय तरंगें होती हैं, ध्वनि वाली कौन सी, ध्वनि नहीं होगी, ध्वनि अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, ठीक है। अब क्या है, जल तरंगें नहीं, रस्सी में उत्पन्न तरंगें नहीं हो तो कंपन तरंगें होती हैं, ठीक है, जल में भी भंवर धाराएँ होती हैं, तो ऊष्मीय तरंगें होती हैं, ठीक है। आज हमारा ये टॉपिक फर्स्ट पेपर मैंने कंप्लीट किया, सेकेंड पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास जल्द आ जाएंगे, तब तक के लिए है जय हिंद।